अध्याय 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। फिलोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा। मनुष्य अपने मन के भावों अथवा विचारों को विविध प्रकार से व्यक्त करता है। मनुष्य संकेतों के माध्यम से बोलकर और लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी को भाषा कहते हैं। इसे समझने के लिए दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अध्यापक छात्रों को शांत रहने का इशारा कर रहे हैं। राकेश कक्षा में कविता पढ़कर सुना रहा है। सुनील निबंध लिख रहा है। उपयुक्त चित्रों में अध्यापक ने संकेतों द्वारा, राकेश ने पढ़कर, बोलकर व सुनाकर तथा सुनील ने लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट किया है। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, संस्कृत, फ्रांसीसी, रूसी आदि। भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, गुजराती आदि। भाषा के रूप। संसार की प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भावों को प्रकट करने के लिए बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य को लेखन क्रिया का ज्ञान नहीं था, तब वह मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। उपदेश, प्रवचन, भाषण और बातचीत भाषा के मौखिक रूप हैं। टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक तथा रेडियो में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक भाषा है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। लिखित भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के इस रूप से विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तथा अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं। समाचार पत्र, पत्र, लेख, पत्रिका, कहानी, जीवनी, संस्मरण तथा तार में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। भाषा के लिखित रूप के माध्यम से ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। सांकेतिक भाषा। मनुष्य संकेतों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट करता है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही मुंह से कुछ बोले बिना ही हाथ के संकेत से वाहनों को आने जाने और रुकने का आदेश देता है, किंतु संकेतों के माध्यम से सभी विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भाषा भ्रामक और अपूर्ण है और इसलिए इसका महत्व कम है। मातृभाषा। वह भाषा जो बालक सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी तथा हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा
राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामकाज में होता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया है। मानक भाषा, विद्वानों तथा शिक्षाविदों ने भाषा में एकरूपता लाने हेतु भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। हिंदी भाषा में एक वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को मान्यता दे दी गई है। जैसे अंत, अंत, मानक रूप। गई, गई, मानक रूप। शुद्ध, शुद्ध, मानक रूप। भर, झ, मानक रूप। रफ, ख, मानक रूप। ठंड, ठंड, मानक रूप। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु री, ल, इस जैसे दिखने वाले अक्षर के प्रयोग को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में या व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा, जैसे नहीं, नहीं, हुआ, हुआ। नहीं, हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ या शब्द का मूल तत्व हो, वहाँ वह य ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्र व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है। अतएव बिंदु, अनुस्वार लगाया जा सकता है। क, ख, द, ज, फा आदि ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन आदि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे संसद, परिषद, विद्वान, महान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व आदि। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। बोली तथा भाषा। भाषा के क्षेत्रीय अथवा अल्पविकसित रूप को बोली कहा जाता है। यह बोली केवल सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है। साहित्य रचना बोली में नहीं की जाती। बोली में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना की जाती है, किंतु इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। भारत में हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं।
भाषा बोली का अधिक विकसित रूप है। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। यह विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे हरियाणा हरियाणवी, गुजरात गुजराती, राजस्थान राजस्थानी, पंजाब पंजाबी, कश्मीर कश्मीरी, महाराष्ट्र मराठी आदि। लिपि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का तथा देवनागरी को उसकी लिपि का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे भाषा, लिपि, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगाली, बांग्ला, मराठी, देवनागरी, गुजराती, देवनागरी, नेपाली, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, रोमन, फ्रांसीसी, रोमन। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान के विभिन्न विषयों का भंडार होता है। ज्ञान का यह संचित कोश युगों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखता है। एकत्र किया गया यह ज्ञान ही साहित्य कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य के रूप किसी भी भाषा का साहित्य प्रायः 2 रूपों में पाया जाता है। पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। पहला गद्य साहित्य कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, पत्र और संस्मरण आदि में विचारों को व्यक्त करने व अपनी बात को प्रकट करने के लिए जिस शैली को अपनाया जाता है वह गद्य कहलाती है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां व उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। ये गद्य साहित्य है। दूसरा पद्य साहित्य विचारों को प्रकट करने के लिए जब काव्य शैली का प्रयोग किया जाता है तो वह साहित्य पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है। कविता, दोहे, पद, चौपाइयाँ, गीत, गजल, छंद, कवित्त आदि इस विधा के उदाहरण हैं। रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवद गीता पद्य साहित्य के महान ग्रंथ हैं। व्याकरण व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त की जाती है। संक्षेप में भाषा के नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के भाग व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, उनका उच्चारण, उनके भेद और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है।
दूसरा, शब्द विचार व्याकरण के इस भाग में शब्दों की उत्पत्ति, लिंग, वचन, भेद और शब्दों के स्वरूप और बनावट पर विचार किया जाता है। तीसरा, वाक्य विचार व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, उनके संबंध तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। हमने जाना, मनुष्य अपने मन के भावों अथवा विचारों को विविध प्रकार से व्यक्त करता है। भाषा ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। संसार की प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। भावों को प्रकट करने के लिए बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। भावों को प्रकट करने के लिए भाषा को लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जो भाषा बालक सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी भी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामकाज में होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय अथवा अल्पविकसित रूप को बोली कहा जाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार।